अगला जो हमारा है वो है विदेशी शासक। कुछ प्रमुख विदेशी शासक है जिसमें इंडो ग्रीक, जिन्हें यवन भी कहते हैं, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ये तीन एक तरीके से राज्य हैं जो भारत में आए और ये सब विदेशी थे। इंडो ग्रीक शासक जो यूरोप साइड से आए थे और इन्होंने बहुत सारी चीजें भारत में नई इंट्रोड्यूस करी, नई चीजें लेके आए। जैसे इन्होंने भारत में पहले विदेशी थे जिन्होंने सोने के सिक्के रिलीज किए। सोने के सिक्के तो हमारे देश में जो हमारे रूलर थे उन्होंने तो किए ही थे, साथ साथ में इन्होंने भी किए। जैसे हमने अशोक के देखे, निष्क देखा, ये सब उन्होंने किए थे, लेकिन पहले विदेशी जिन्होंने किए, इसका मतलब ये आर्थिक रूप से सशक्त थे। इसके अलावा इन्होंने सिक्के में बहुत सारी चीजें करवाई। इनके सिक्कों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि इनके सिक्कों पर नाम है कि भैया किसने बनवाया, साथ में चित्र है, ये भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है, साथ में दिनांक है, डेट है। जैसे अभी हम भारत का इतिहास जानना चाहें तो जो हमारे गांधी जी की फोटो के साथ जो करेंसी आती है, नोट आता है, उस नोट को देख के उस पर साइन होता है गवर्नर जनरल का, आप जान सकते हो कि इस गवर्नर जनरल ने कब किया, तो इसका मतलब ये नोट तब छपा होगा। साथ में उस पर डेट लिखी होती है। ऐसे इनके सिक्कों के द्वारा हम लोग इनके इतिहास के बारे में समझते हैं। तो नाम, चित्र, दिनांक, पहले हमारे देश में सिक्के छपते थे लेकिन उनमें चित्र और दिनांक अनुपस्थित रहता था। कई बार कभी कभी चित्र बना दिया जाता था लेकिन अक्सर नहीं बनाया जाता था, लेकिन इनके यहाँ हर जगह बनाया जाता था। और इनका एक रूलर जो काफी ज्यादा फेमस है, मिनांडर, ये इनका एक रूलर है। और बौद्ध साहित्य में इसको मिलिंद कहा गया है कि भाई हमारे देश में एक मिलिंद नाम का रूलर आया था। वैसे इनका नाम था मिनांडर, लेकिन बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद भी कहा जाता है। तो मिलिंद या मिनांडर एक ही है। और ये बौद्ध धर्म को मानता था। इसने आके भारत में आके बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया, लेकिन ये थोड़ा तार्किक भी था। तो इसका और आचार्य नागसेन जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे उनके बीच वाद विवाद हुआ। और ये वाद विवाद एक पुस्तक में जो बौद्ध धर्म की है, मिलिंद पनो, इसमें इसका जिक्र है। तो मिलिंद पनो में कहा गया है कि भाई एक तरफ मिलिंद और दूसरी तरफ आचार्य नागसेन, इनके बीच विचारों को लेकर वाद विवाद हुआ। अभी भी हम लोग संसद में डिस्कशन करते हैं या डिबेट कंपटीशन होते हैं, ऐसे ही ये वाद विवाद। तो पहले क्या हुआ करता था, वाद विवाद में जो जीतता था तो जो हारता था उसके विचारों को अपने जीवन में अपनाता था कि आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान। तो ये वाद विवाद हुआ और आचार्य नागसेन बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े दार्शनिक, उनके साथ इसने अपना आचार विचार किया और फिर आचार्य नागसेन ने इनको समझा दिया। मिलिंद जी को अच्छा लगा तो मिलिंद जी बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इनके बारे में पता चलता है मिलिंद पनो से। साथ में ये भी पता चलता है कि मिलिंद ने या मिनांडर ने धर्म चक्र बनवाया किस पर, अपने सिक्कों पर। और हमें पता है सारनाथ में जब बुद्ध जी ने अपनी प्रथम उपदेश दिया था तो उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। और वहीं से माना जाता है कि भाई भारत में एक तरीके से बौद्ध धर्म ने एक नई ज्वाला को जला दिया। तो इन्होंने उस धर्म चक्र को अंकित करवाया। और इसके समय जो सोने के सिक्के थे उनको एक नाम भी दिया गया जिसका नाम है द्रम। जैसे अभी हमारी जो करेंसी है वो है रुपया, पहले बहुत सारी करेंसी को दाम भी बोलते थे।
कुछ जगह निस्फ भी बोलते थे। ऐसे ही इन्होंने सोने के सिक्कों के क्या बोला, द्रम, द्रम नाम से एक तरीके से बोला। साथ में क्योंकि ये इंडो ग्रीक रूलर है तो अपनी भाषा भी लेके आएंगे, तो भारत में ग्रीक भाषा भी आई। और हम लोग देखते हैं जब अशोक अपने स्तंभ बनवाता है तो उसमें भी कुछ अपने स्तंभ ग्रीक भाषा में लिखवाता है। इसका मतलब उससे पहले भी ग्रीक लोग भारत आते रहते थे। साथ में हमने कल भी जाना एक राजदूत जो इंडो ग्रीक से ही आता है, हेलियोडोरिस, और वो भागवत धर्म के लिए एक गरुड़ स्तंभ बनवाता है शुंग वंश के यहाँ, और उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रीक भाषा का उपयोग हमें दिखता है। तो ये सारी चीजें जो इंडो ग्रीक ने हमने दी, पहले विदेशी जिन्होंने सोने के सिक्के भारत में चलाए। साथ में सिक्कों से इनके इतिहास के बारे में पता चलता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने नाम, चित्र, दिनांक, ये सारी चीजें, तो सिक्कों के द्वारा इतिहास को हमने पहली बार इनके द्वारा पढ़ना सीखा एकदम डिटेल में। पहले नहीं, हमें और सारी चीजें जुटानी पड़ती। फिर उसके बाद मिनांडर एक प्रमुख इनका एक शासक रहा, जिनका बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्नों में जिक्र मिलिंद के नाम से। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मिलिंद और आचार्य नागसेन, एक बौद्ध आचार्य के बीच वाद विवाद होता है। उस वाद विवाद में नागसेन जी जीतते हैं तो मिलिंद बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और साथ में अपने सोने के सिक्कों पर धर्म चक्र भी लिखवाता है और अपने सोने के सिक्कों को द्रम बोलता है। साथ में भारत में ग्रीक भाषा का भी प्रचलन होता है। तो ये इंडो ग्रीक या यवन शासकों के बारे में था, कैसे इन्होंने भारत में। अगले जो आते हैं शक, शकों ने इंडो ग्रीक यवन शासकों को हराया। फेमस भारत यमुना और गंगा नदी के जो मथुरा वाला क्षेत्र पड़ता है उस पर। और इनके अलग अलग जो शासक थे वो अलग अलग क्षेत्र में रूल करते थे। जैसे नासिक में जो शासक रूल करता था महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, उसका नाम था नहपान। तो नहपान एक शासक जो नासिक में रूल करता था, नासिक वाले क्षेत्र में नहपान। पैसे ने अपना एक वंश चलाया जिसका नाम था छैरात। इनके अंदर भी अलग अलग वंश थे कि भाई मैं इस परिवार से हूं, मैं इस परिवार से हूं, उसी के आधार पे अपने वंश का नाम दिया। छैरात वंश का था नहपान। ऐसे ही उज्जैन में एक दूसरा वंश रूल किया करता था, और इस दूसरे वंश के जो शासक थे वो भी काफी ज्यादा फेमस है, रुद्र दमन। रुद्र दमन ये उज्जैन में रूल करता था, और ये जिस परिवार से जुड़ा हुआ था उसका नाम है चाष्टंड वंश। चाष्टंड वंश इनका परिवार था, उससे रुद्र दमन जुड़े हुए थे और इन्होंने उज्जैन में एक तरीके से चलाया।
तो हमने देखा कि बहुत सारी शाखाएं थी, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, जिनमें से कुछ फेमस क्षेत्र नासिक में नहपान जो क्षयरात वंश का था, उज्जैन में रुद्रदमन जो चाष्टान वंश का था, उसने एक तरीके से नियंत्रण किया। तो ऐसे कहीं ना कहीं शकों ने भारत में नियंत्रण किया। इसके अलावा इनका अन्य राज्यों से कुछ टकराव भी हुआ, जैसे सातवान से इनका बॉर्डर लगता था। तो सातवान से जब बॉर्डर लगता था तो सीमा के ऊपर कई बार डिबेट हो जाती थी, कई बार संसाधनों को लेकर, कई बार जल को लेकर ये आपस में लड़ते रहते। तो ऐसा ही एक युद्ध होता है नहपान वर्सेस गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी कहां से था? सातवान। गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है और हमें एक अभिलेख से पता चलता है, जोगल थंबी, जोगल थंबी नासिक के पास एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के छपे हुए सिक्के मिले हैं। इसका मतलब ये हारा, ये जीता, क्योंकि अगर किसी के दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे शासक के सिक्के हैं, इससे पता चलता है कि बाद में उस क्षेत्र पर नियंत्रण उस शासक का था जिसने सिक्के रिलीज करवाए। तो गौतमी सतकर्णी जो सातवान का था, और सातवान हमने देखा मात्र सत्तात्मक था, और उसका एक फेमस लीडर गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो उसने शक वंश के एक राजा नहपान जो नासिक में रूल करते थे उनको हराया और उसने सिक्के चलवाए अपने। इससे पता चलता है कि हाँ भाई इसने कहीं ना कहीं हारा। साथ में रुद्रदमन के बारे में भी हमें पता चलता है कि रुद्रदमन जो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात और उज्जैन वाले क्षेत्र में एक तरीके से रूल करता था। रुद्रदमन ने जो सुदर्शन झील थी, और सुदर्शन झील हमें पता है पुष्पगुप्त वैश्य ने बनवाई थी, जो गवर्नर था किसका? शुंग वंश का। सुदर्शन झील को फिर दोबारा से सही करवाया किसने? रुद्रदमन ने, या पुनर्निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने करवाया। किस लिए? सिंचाई के लिए। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने सिंचाई के लिए करवाया, जिसको वैश्य ने बनवाया था शुंग वंश के समय। और एक अच्छी बात ये थी, इस पुनर्निर्माण के लिए ना तो उसने जनता पर कर लगाया, ना उनसे जबरन कार्य करवाया कि नहीं भैया आप श्रमिक बनो तभी ये सुदर्शन झील सही होगी, ऐसा कुछ भी उसने नहीं करवाया। तो इससे पता चलता है ये बहुत ज्यादा उदार थे रुद्रदमन। तो इन्होंने कहीं ना कहीं विकास किया, और ये सब हमें कैसे पता चलता है? तो इनका जूनागढ़, गुजरात का एक क्षेत्र है जूनागढ़, जूनागढ़ में इनका एक स्तंभ हमें मिला है, और जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है संस्कृत में कि भैया रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और ये किसमें लिखा है? संस्कृत भाषा में। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म का प्रभाव इन कुषाण वाले लोगों पे है, शक वाले लोगों पे है। तो ये सारी चीजें हमें शकों के बारे में पता चली। पहले हमने देखा बहुत सारी शाखाएं हैं, गुजरात महाराष्ट्र में तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन। नासिक में नहपान रूल करता है जो क्षयरात वंश का है। नहपान का युद्ध होता है किससे? सातवान के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी से। जोगल थंबी एक स्तंभ से हमें पता चलता है कि वहां पर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने सिक्के चलवाए। उसके बाद रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गुजरात में,
और लोगों पर ना कर लिया ना जबरन श्रम लिया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखवाया। तो ये हमने जाना शक के बारे में कि भाई शकों ने क्या करवाया। अगला जो वंश हमारे सामने है वो है कुषाण। शक के बाद जो आता है वो है कुषाण। कुषाण का एक प्रमुख जो राजा है कनिष्क। और कनिष्क हमने देखा था जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध बैठक कहां पे हुई थी? कनिष्क के राज्य में। और वो किसका रूलर है? कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश का जो रूलर है वो है कनिष्क। उसके समय ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई, जिसमें बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित भी हुआ। कुषाण वंश, तो ये कहां पर रहता था? ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, साथ में सिंध वाला क्षेत्र, वहां पर इन लोगों ने अपना कब्जा किया। तो इनका जो संस्थापक है, जिसने कुषाण वंश को बनाया, उस संस्थापक का नाम था कुजुल कड़फिसिस। तो कुजुल कड़फिसिस ये इसका संस्थापक है, इसने इसको बनवाया, कुषाण वंश की नींव रखी। और इसने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे सिक्के। अब तांबे के सिक्के चला रहा है मतलब आर्थिक रूप से तो इतनी हालत सही नहीं होगी, तभी तांबे का उपयोग कर रहा है। साथ में इस तांबे के सिक्के पर धर्म तिथि भी लिखवाता है। और पता चलता है इस सिक्के से ही कि भाई इसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था, तो बौद्ध धर्म को ये मानता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसिस तांबे के सिक्के चलाता है, धर्म तिथि अंकित करवाता है और साथ में बौद्ध धर्म को मानने वाला है। ये सारी चीजें इनके बारे में पता चलती हैं। लेकिन अभी भी कुषाण वंश पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। अगला जो रूलर आएगा वो है कैडफाइसिस। कैडफाइसिस, क्योंकि ये सब लोग बाहर के हैं तो इनके नाम भी वैसे होंगे। तो कैडफाइसिस ये दूसरा आया। इसके समय सोने के सिक्के चले, तो इसका मतलब अब कुषाण वंश थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, तभी सोने के सिक्के ये लोग चला रहे हैं। और साथ में सिक्के पर इसने शिव नंदी, शिव का जो नंदी बैल है उसको बनवाया, इससे पता चलता है। और इसके अलावा इसने शिव का जो त्रिशूल उसको भी सिक्कों पर छपवाया। इन सब से क्या पता चलता है कि इसने जो धर्म अपनाया वो शैव धर्म है या शिव धर्म इन्होंने अपनाया होगा। तो इसने शैव धर्म को अपनाया, शिव जी की पूजा करता था। पहले एक अच्छी बात ये होती थी, जरूरी नहीं था कि अगर पिता आपके दूसरे धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को, तो आप भी उसको मानो, ऐसा जरूरी नहीं था। लचीलापन था कि जिसको जो अच्छा लगता है, जिसके विचार, वो उसको अपना सकता है। तो कैडफाइसिस जी को शिव जी की पूजा करना ज्यादा अच्छा लगा, इसने शिव जी को मानना स्टार्ट कर दिया, उसी के आधार पे अपना जीवन चलवाया। इसलिए इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। और सबसे प्रमुख जो लीडर आते हैं इनके वो है कनिष्क। कनिष्क इनके सबसे शक्तिशाली राजा हैं। और कनिष्क ने बहुत सारी चीजें करवाई। हमें जिक्र मिलता है कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ, राज्य तिलक हुआ, मतलब कनिष्क राजा बना। और इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने जब ये राजा बना, शक संवत चलवाया। है कुषाण का, चलवा रहा है शक संवत। इसका मतलब शकों को इसने हराया होगा या उनसे दोस्ती की होगी, तो इसने शक संवत अपने राज्यरोहण के समय चलाया। और साथ में इसका आर्थिक विकास काफी ज्यादा था, तभी तो बौद्ध संगतियां करता है।
और आर्थिक विकास के इसका एक कारण ये उस समय के रेशम मार्ग को नियंत्रित करता था और इस रेशम मार्ग के द्वारा ही दुनिया का व्यापार होता था। और ये स्टार्ट होता था चीन से, फिर भारत, भारत से होते हुए अरब देश, अरब देश से होते हुए यूरोप। तो इसका नियंत्रण था रेशम मार्ग पर और इस वजह से व्यापारी लोगों से कर लेता था, इसलिए इसकी आर्थिक हालत काफी सही थी। और इसके समय ही बौद्ध की चौथी संगति हुई। बौद्ध धर्म के लोग बैठे और यहीं पर बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया। एक महायान, महायान वाले योई कि बुद्ध जी बहुत महान थे और उनको भगवान मानेंगे। दूसरे हीनयान, ये बोलेंगे बुद्ध जी अच्छे व्यक्ति थे लेकिन उनको भगवान नहीं मानेंगे। और कनिष्क ने जिसका साथ दिया महायान, क्यों? क्योंकि जनता इसके साथ ज्यादा थी। तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण दिया। तो इसके समय ये भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके समय कुछ दरबार में कुछ लोग रहते थे जो काफी ज्यादा अच्छा काम करके गए, जिसमें से एक थे अश्वघोष। अश्वघोष इसके दरबार में रहते और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका मतलब कनिष्क भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। दार्शनिक मतलब इनको न्यू बताते रहते थे कि भाई हमारा दर्शन क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब के बारे में बताते रहते। साथ में इनके समय ही एक चिकित्सक, एक बहुत बड़े डॉक्टर चरक भी इनके यहाँ समय मिलते हैं और जिन्होंने चरक संहिता लिखी और ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे अपने काम में। तो राजा की भी तबीयत खराब हो सकती है तो उसके लिए डॉक्टर रखना पड़ता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री को पूरी एम्बुलेंस मिलती है, डॉक्टर की टीम मिलती है, ऐसे ही इनको ये सारी सुविधाएं मिलती थी और इसके लिए इन्होंने चरक जी को रखा हुआ था। चरक जी का डिपार्टमेंट था चिकित्सा, स्वास्थ्य को देखना, ये सारी चीजें इनके यहाँ होती थी। और कुषाण शासकों की एक और खास बात, इन्होंने पहली बार भारत में राजा की मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। राजा की मूर्ति बनवाई और बोला भैया भगवान हम ही हैं, और जैसे भगवान की मूर्ति उसके सामने ही राजा की मूर्ति, तो दोनों की एक साथ पूजा की जाती। तो ये हमने कुषाण वंश देखा। पहले जाना इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कुजल कडफिसिस हैं। तांबे के सिक्के चलाते हैं जिससे पता चलता है आर्थिक हालत इतनी सही नहीं है। बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। कैडफाइसिस दूसरे आते हैं जो सोने के सिक्के चलाते हैं, इससे पता चलता है इनकी आर्थिक हालत सही थी। शिव नंदी की प्रतिमा बनवाते हैं अपने सिक्कों पर, साथ में त्रिशूल, और ये शैव धर्म को अपनाने वाले। सबसे फेमस रूलर जो काफी ज्यादा कुषाण वंश के पूरे साम्राज्य को आगे लेके चलते हैं, कनिष्क 78 ईस्वी में राजद्रोहण होता है, इसकी खुशी में शक संवत बनवाते हैं। आर्थिक रूप से काफी मजबूत है क्योंकि रेशम मार्ग पर इनका काफी नियंत्रण है। इनके समय में चौथी बौद्ध संगति होती है जिसमें बौद्ध धर्म दो धाराओं में टूट गया, विचारों में, महायान, हीनयान। इनके दरबार में अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, साथ में चरक जैसे चिकित्सक जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और साथ में राजा की मूर्ति पूजा भी कुषाण वंश वालों ने दी। तो ये हमने कुछ विदेशी राज्यों के बारे में जाना। अब अगली बात आती है मौर्योत्तर काल के समय क्या आर्थिक स्थितियां हुई, सामाजिक स्तर पर क्या हुआ, हम लोगों ने कैसे इन बाहरी लोगों को अपने जीवन में, समाज में इंक्लूड किया, क्या ज्यादा टकराव हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे कि भाई मौर्योत्तर काल में क्या क्या चीजें हमारी हुई। कुछ चीजें अच्छी हुई होंगी, कुछ चीजें गलत हुई होंगी, लेकिन ज्यादातर चीजें इनके समय हमें अच्छी दिखाई देती है। हमारा व्यापार भी काफी बड़े स्तर पर विकसित था। तो मौर्योत्तर काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मौर्योत्तर काल,
प्रमुख विशेषता ये हमें दिखाई। जिनमें से सबसे पहले है आर्थिक। आर्थिक स्तर पे क्या था? तो आर्थिक स्तर पे हम देखते ही आ रहे हैं कि भाई ये लोग काफी ज्यादा विकसित थे। क्यों? एक तरफ रोमन साम्राज्य से इनका व्यापार चलता था, वो इनका चलता था। दूसरी तरफ ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया उनसे भी व्यापार करते थे। मतलब पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ भारत का व्यापार विकसित था, पश्चिम एवं पूर्व दोनों तरफ भारत का जो आर्थिक संसाधन है वो काफी ज्यादा विकसित थे इस समय। साथ में भारत बहुत सारी चीजें निर्यात करता था, जिसमें रेशम, मलमल का कपड़ा, मसाले, आभूषण, ये सारी चीजें भारत निर्यात करता था। इससे भारत को काफी ज्यादा लाभ होता था। आयात क्या करते थे? आयात ये लोग जो इनके पास नहीं था वो करते थे, जैसे सोना, चांदी, कुछ बहुमूल्य धातुओं को आयात करते। लेकिन अगर ओवरऑल व्यापार की बात की जाए, क्या हम लोग फायदे में थे या नुकसान में थे? तो हम लोग बिल्कुल फायदे में थे और काफी ज्यादा इन्होंने लाभ कमाया। फायदा हमारा ही था और हमेशा हम व्यापार में पॉजिटिव रहे, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति सही भी रही। और हमने जिक्र भी किया था पिलानी, एक रोमन का दार्शनिक जो कहता है कि भैया भारत में सोना चांदी जाता है लेकिन वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम विलासता के चक्कर में, भोग के चक्कर में भारत से सामान खरीदते रहे, तो वो बड़ा दुखी था। इसकी बात को एक रोमन राजा ने समझा और उस रोमन राजा का नाम था टेबेरियस। और इस टेबेरियस ने भारत या अपने बाहर से आयात पर थोड़ी रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद भारत का व्यापार बढ़ रहा। और हम बात करें कि प्राचीन काल में संतुलन कैसा था, तो प्राचीन काल में संतुलन भारत के पक्ष में ही था। एक तरीके से धन की जो निकासी थी वो कहाँ हो रही थी? भारत में हो रही थी। तो रोम से पैसा कहाँ आ रहा था? भारत। मतलब हम लोग पॉजिटिव में थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तब क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा। अंग्रेजों के टाइम भारत से पैसा कहाँ गया? लंदन, यूके। तो हम लोग नेगेटिव में गए। जब ये आए तो भारत में धन की निकासी हुई, मतलब भारत में धन संपदा उनकी आई और रोम से धन की निकासी। लेकिन ब्रिटिश आए तो हमारे यहां से पैसा गया, हमारे यहां से धन की निकासी गई। तो ओवरऑल बात करें तो आर्थिक स्तर पर ये काफी ज्यादा सक्षम थे। इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में बंदरगाह का निर्माण किया, परिवहन सुविधाएं विकसित की, ये सारी चीजें। और इनकी आर्थिक स्तर के विकसित होने का एक और कारण, एक इनका एक समूह होता था व्यापारी वर्ग का, जिन्हें कहते थे श्रेणियां। व्यापारी समूह, इन श्रेणियों ने आर्थिक विकास में काफी ज्यादा योगदान दिया। और ये श्रेणियां क्या करती थी? बहुत सारे काम करती थी। ये बैंक भी थी, पैसा जमा करना हो, किसी को पैसा उधार देना हो, वो सारे कार्य करती थी। साथ में इनके पास इनका अपना सैन्य बल था। क्यों? क्योंकि व्यापार करते टाइम सुरक्षा का भी खतरा रहता है। कुछ लुटेरे आपके व्यापार के सामान को चुरा सकते हैं, आपकी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सैन्य बल भी इनके पास था। साथ में ये लोग अपने लोगों के बीच आपस में व्यापार को लेके कोई मुद्दा हो जाए उसके लिए न्यायिक कार्य भी करते थे, ये भी इनको आजादी थी। और इसके अलावा जनता के वेलफेयर के लिए लोक कल्याण भी करते थे, शिक्षा के लिए, फ्री में खाना बांटने के लिए, ये भी काम ही करते थे।
और साथ में धार्मिक समारोह, धार्मिक गतिविधि उसमें भी शामिल होते थे। तो कहने का मतलब इस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो थोड़ी विकेंद्रीकृत थी और श्रेणियां काफी मजबूत थी, व्यापारी लोग, बिजनेस लोग काफी मजबूत थे। जैसे अभी एक दिखती है ऑर्गेनाइजेशन फिक्की। फिक्की क्या है, हमारी जितनी भी बड़ी बिजनेसमैन है वो सब फिक्की में है और सरकार से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, स्वायत्ता की मांग करते हैं। ऐसे ही श्रेणियां लोग भी ये करते थे और इन्होंने काफी ज्यादा विकास किया, लोगों को शिक्षा देकर, लोगों को स्वास्थ्य देकर, ये सारी सुविधाएं ये श्रेणियों ने दी। और इसका कारण था कि राजा ने इन्हें स्वायत्ता दी कि भैया आप फ्रीडम से जो भी करना चाहो कर लो, और राजा ही इनको अनुमति देता था। ये सारी जो थी है, ऐसे ही श्रेणियों ने व्यापार काम हो, ये सारी चीजें ये श्रेणियां करती थी। तो श्रेणियों ने काफी बड़ा योगदान दिया। तो हमने आर्थिक रूप में देखा, एक तो इनका व्यापार काफी विकसित था, रोमन से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया। निर्यात के सामान में रेशम, मलमल, मसाले, आभूषण। आयात में कुछ प्रमुख धातुएं, सोना, चांदी। व्यापार जो है वो फायदे में था। रोमन का एक व्यक्ति प्लानी कहता भी है कि भारत में सोना चांदी जाता है, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। टेवियस ने थोड़ा सा आयात पर रोक लगाई। भारत में धन आता था, जाता नहीं था। और साथ में श्रेणियों ने उसमें एक और बड़ा योगदान दिया, बैंकिंग सुविधाएं देके, सैन्य बल देके, सुरक्षा देके, न्यायिक देके, लोक कल्याण और धार्मिक गतिविधि में शामिल हो। राजा ही इन्हें स्वायत्ता देता था, तो ये अपना एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते थे। ये हमने इनका आर्थिक देखा। अगली बात समाज। समाज के स्तर पे क्या हो, क्योंकि अब नए लोग भारत में आए हैं, इन नए लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाए वर्ण व्यवस्था में, कैसे इनका सम्मान भी बचाया जा सके और साथ में अपना भी, क्योंकि ये राजा लोग हैं, ज्यादा कुछ कहोगे तो ये ब्राह्मण को ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन सबको कैसे हमारे समाज में सम्मिलित किया जाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो उसी के हिसाब से समाज में कुछ सुधार किए गए, कुछ सुधार किए गए, कुछ सुधार अपने आप हो गए। तो समाज के अंदर हमारे देश में 4 वर्ग होते ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब लोग होते थे। अब बात आई कि भाई ये जो विदेशी आए इनका क्या, किसमें शामिल करें। ऊपर से ये विदेशी लोग राजा हैं, तो इन लोगों को नीचे तो शामिल कर नहीं सकते वैश्य या शूद्र में, करोगे तो फिर मारे जाओगे। तो इसलिए क्षत्रिय को ही 2 भाग में विभाजित कर दिया। एक बोला उच्च क्षत्रिय, दूसरा बोला निम्न क्षत्रिय। उच्च क्षत्रिय कौन, जो भारत में रहते थे पहले से थे। निम्न क्षत्रिय कौन, जो विदेश से आए। इनको निम्न क्षत्रिय के रूप में इनको बोल दिया। साथ में इस समय वैश्य और शूद्र को भी मौका मिला, किसके खिलाफ, हमारे राजाओं और ब्राह्मण के खिलाफ कुछ करने का, क्योंकि ये लोग विदेशी हैं।
तो वैश्य और शूद्र ने थोड़ा सा क्लास लगवाई, किसकी? ब्राह्मण और क्षत्रिय की। इसी वजह से हमने देखा श्रेणी बनी। शूद्र ने भी अपनी आवाज उठाई कि भैया हमें नहीं रहना, ये लोग बहुत बेकार काम करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने एक पुस्तक मनु स्मृति आई, और इस मनु स्मृति को मनु ने ही लिखा था, उसी के नाम पे। इस मनु स्मृति एक तरीके से समाज का आचार संहिता थी कि भाई समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और इसी मनु स्मृति में पहली बार कलयुग की बात की गई। कलयुग, तो मनु जी कहते हैं कि भाई घोर कलयुग आ गया है। तो किसी ने पूछा कलयुग का मतलब क्या? तो बोलते हैं ये कर्म से विमुख होना, राजा का अपने कर्म से विमुख होना, राजा प्रजा के लिए कार्य नहीं कर रहा है, ये भी कलयुग है, और प्रजा राजा की नहीं सुन रही है, ये भी कलयुग है। साथ में बोलते हैं शूद्र लोगों को बोला गया है खेती करो, लेकिन नहीं बोलते नहीं हम तो पढ़ेंगे, इस वजह से कलयुग है। ऐसे ही एक तरीके से बातें करते हैं। साथ में ही इस समय हमने देखा श्रेणी के रूप में व्यापारी लोग हैं, उनको तो आजादी वाले नीचे थे, और मनु जी ने इसकी थोड़ा सा विरोध किया कि वर्ण संकर नहीं होना चाहिए। तो भैया ऐसे ही ये सारी चीजों, कुछ नई भक्ति आई, और कुछ नई भक्ति, जैसे शिव धर्म को मानने वालों ने एक नया समझा, पशुपति के रूप में की जाती है, पशुओं का देवता। एक इस संप्रदाय लकुलिस ने इसको स्थापित किया। तो पशुपति संप्रदाय संस्थापक लकुलिस, और पशुओं के देवता के रूप में शिव जी की पूजा की जा रही है। साथ में मूर्ति पूजा काफी ज्यादा प्रचलित हो गई। और ज्यादा प्रचलित करने लगे। साथ में यहाँ पर विष्णु जी के बहुत सारे अवतारों की बात की गई कि वो बहुत सारे अवतार लेते हैं, कभी बालपन का अवतार, कभी शेषनाग का अवतार, ये सारे विष्णु जी के अवतार हैं। इन सब की एक तरीके से चीजें, तो समाज के स्तर पर पहली बात वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा। मनु स्मृति आई जो सामाजिक विधान की बात करती है, कलयुग की धारणा की बात करती है कि भैया कर्म से विमुख हो रहे हैं, राजा प्रजा सब, शूद्र भी वैश्य भी, ये सारी चीजें।
विवाह में वर्ण संकर आया, मतलब अब वर्ण के आधार पर विवाह का प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ, दूसरे वर्ण में लोग शादी करने लगे। भक्ति की धारणा आई, जिसमें शिव पशुपति संप्रदाय, मूर्ति पूजा, संस्थापक कौन, लकुलिश। भागवत धर्म, कृष्ण अवतार की बात, बाल, शेषनाग और भी उनके अवतार जो हैं वो एक तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये हमने देखा कि मौर्योत्तर काल में एक नया परिवर्तन आया, भक्ति के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, समाज के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर देखें तो विकेंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का विभाजन हमें दिखाई देता है। तो यही आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।